Hi everyone. So today I welcome you all in this new kind of bike marathon series where I'm going to cover Drishti Eye magazine that is specifically been released for the current affairs throughout the year, and I think that this is the most important video that I'm going to make on my channel. So guys, because many subscribers come here doesn't mean that my video is not going to be productive. So if you have come here, please like, subscribe and share my channel as much as possible, and without any further ado, we should start the video. Okay, let's cover it together. ओके तो सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स वाली न्यूज़ कवर करेंगे, जितनी नेशनल न्यूज़ हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर्स ये पहला टॉपिक है, और इस पहले टॉपिक को हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे विद इन 30 to 35 मिनट्स। ओके, सो लेट्स कवर इट टुगेदर। ओके, सो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो त्रिपुरा को अभी फुल्ली लिटरेट स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब क्या है कि आप देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे पास, ठीक है। उस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको पता है त्रिपुरा कहाँ पर आता है, ठीक है। ये हो जाएगा नागालैंड, इधर एकदम साइड में, ठीक है। नागा, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पर आता है त्रिपुरा, ठीक है, जो आपका बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। उस कंट्री को अभी, उस पर्टिकुलर स्टेट को हमने डिक्लेयर किया गया फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है। ओके, so sorry for mispronouncing like country. Okay, so June 23 2025 को त्रिपुरा was declared fully literate state under the उल्लास एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर में इसको fully literate स्टेट डिक्लेयर किया गया है। नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा बिकम्स थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। इसके पहले दो स्टेट्स को मिल चुका है, ठीक है। किसको मिला है स्टेटस, तो किसको मिला है स्टेटस, पहले गोवा को मिला है, फिर मिजोरम को मिला है, और थर्ड स्टेट कौन सा है, त्रिपुरा है, ठीक है। आपको याद रखना है, तो गोवा एक छोटा स्टेट है, आपको याद रखना है। फिर मिजोरम भी छोटा है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। थर्ड आपका त्रिपुरा है, ठीक है। दो नॉर्थ ईस्टर्न हो गए और एक आपका गोवा, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे। ओके, अर्लियर ऑन May 30 2025 चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ गोवा एज फुल फंक्शनल लिटरेट अंडर द उल्लास नव शिक्षा। मतलब इसके अंदर में लास्ट मतलब अभी 30 मई को, ठीक है, 30 मई को डिक्लेयर किया है किसको, गोवा को, कि वो फुल्ली लिटरेट, फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है, June 23 को, मतलब आप समझ रहे हो, मई फिर जून में त्रिपुरा को डिक्लेयर कर दिया गया है। गोवा मिजोरम के बाद अब त्रिपुरा है, ठीक है, जिसको फुल्ली लिटरेट स्टेट कहा गया है अंडर उल्लास, जो ये पर्टिकुलर स्कीम है इसके अंदर में। दिस अचीवमेंट मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज परस्यूट ऑफ फुल लिटरेसी बाय 2030, ठीक है। ओके, एज एनविजन इन द, हमें पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई थी, उसमें हमें फुल लिटरेसी अचीव करनी है सारे स्टेट्स में बाय 2030। सो ये क्या होगा कि उस उस लाइन पे हम चल रहे हैं, ठीक है। 3 पर्टिकुलर स्टेट्स को अभी मिल चुका है ये स्टेटस। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 गोवा का जो लिटरेसी रेट था ना, वो पहले कितना था, 88.7%। मेल लिटरेसी उसमें थी 92.81%, फीमेल लिटरेसी उसमें थी 84.66%। ओके, और लिटरेसी रेट त्रिपुरा में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 87.22%। ओके, सो मतलब 2011 में इतना था, और यहाँ पर 2011 में इतना था, ठीक है, 88 एंड 87, एंड नाउ दे हैव अटेन 100% फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट। जो उसका स्टेटस है उनको मिल गया है। ओके, गोवा हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू सरपास द नेशनली प्रेस्क्राइब 95% फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क। ओके, ये सेकंड स्टेट था, मतलब सबसे पहले कौन सा रहा होगा, सबसे पहले आपका रहा होगा मिजोरम, एंड देन गोवा, एंड देन थर्ड हमारे पास त्रिपुरा। ओके, सो यू कैन सी मिज़ोरम को सबसे पहले मिला है, तो May 20 2025 को मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद मिला May 30 को मिला है गोवा को, उसके बाद जून में मिला है त्रिपुरा को, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है, मिज़ोरम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अटेन द स्टेटस ऑफ फुल लिटरेसी। ओके, 2011 में कितनी लिटरेसी थी मिज़ोरम में, कितना था, 91.33% था, रैंकिंग थर्ड इन इंडिया, ठीक है। मिज़ोरम के पहले ही पिछले साल हमने देखा था कि June 24 में एक न्यूज़ आई थी, लद्दाख एक पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये स्टेट नहीं है, ठीक है, स्टेट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट गेटिंग काउंटेड इनटू स्टेट कैटेगरी, ठीक है। ये पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसने डिक्लेयर किया था फुल लिटरेसी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन शुड बी लाइक, आपको नोट करना है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लिखा है तो लद्दाख लगाना है आपको, पहला स्टेट अगर उसमें लिखा है कि टू अटेन द स्टेटस ऑफ फुल लिटरेसी, तो आपको मिज़ोरम लगाना है, ठीक है। ओके, सेकेंड न्यूज़ कौन सी है, ओके, जो सेकेंड न्यूज़ है वो है 50 ईयर्स ऑफ एमरजेंसी। तो अभी आपको पता है June 25 2025 को 50 साल हो चुके हैं जब पिछली बार जब एमरजेंसी लगी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इतना प्रोलॉन्ग पीरियड में एमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। सो 21 मतलब कितने पीरियड तक वो एमरजेंसी थी, आप देख लो, 21 मंथ, ठीक है, 21 महीने तक था, फ्रॉम 1975 टू 1977। और ये एमरजेंसी लगी किस दिन थी, दैट वाज द डे व्हेन एमरजेंसी टुक प्लेस, वाज द डे June 25 1975। ओके, सो June 25 को एमरजेंसी लगी थी, और वो 1977 तक चलती है।
21 महीने तक चलती है, अच्छा खासा चलता है, ठीक है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जून 12, 1975 में। उनका एक वर्डिक्ट आता है जिसमें इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस था। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो थी उस टाइम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में कहते हैं कि शी हैज़ डन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। तो उसी की वजह से इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम, मतलब इंदिरा गांधी ने उस वजह से इमरजेंसी लगा दिया था। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन द न्यूज़, क्योंकि अभी उसको 50 साल हो गए हैं, ठीक है। देखो इमरजेंसी प्रोविजंस के कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। किस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। तो आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और कौन लगाएगा, वो प्रेसिडेंट लगाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, ठीक है। तो वो खुद से नहीं लगाता है, वो एडवाइस होती है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और हेडेड बाई पीएम, जिसको पीएम हेड करते रहते हैं। उन सब की परमिशन से, उन सब के एडवाइस से प्रेसिडेंट लगाएगा और इशू करेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर ओनली इफ़ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, ठीक है। सिक्योरिटी अगर खतरे में है बाई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, तो ये 3 ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 352, ओके। देखो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट है। एक आपका 38 है, 42 है, 44 है, ठीक है। 38 अमेंडमेंट जो 1975 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और उस टाइम आई थिंक लिखा था इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो आर्म रिबेलियन या फिर इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, ठीक है। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट मतलब उन्हें पावर दी जाती है कि वो किसी भी इमरजेंसी के टाइम में किसी भी एक एरिया, किसी भी रीजन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इमरजेंसी इफेक्ट, जो इमरजेंसी का इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास इतनी पावर है, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। उसने रिप्लेस कर दिया था इस फ्रेज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस को विद आर्म्ड रिबेलियन टू प्रिवेंट मिसयूज़, ठीक है। तो पहले लिखा गया था उसमें काफ़ी वेग सा लिखा गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होंगी तो जो है आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मिसयूज़ कर लिया गया था उस टाइम इंदिरा गांधी के थ्रू कि इंटरनल मतलब डिस्टर्बेंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, दैट्स वाई। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को ना रिप्लेस कर दिया गया था विद आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। और ये कब किया गया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओके। एक चीज़ और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, संविधान हत्या दिवस उसी दिन को हम मनाते हैं, उसी दिन को मनाने लगे जिस दिन इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है इस पर्टिकुलर डे को। तो संविधान हत्या दिवस किस दिन होता है, 25 जून को होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, कब हुआ था, गैजेट ऑफ इंडिया में हुआ था जुलाई 12, 2024 को, ओके। सो दिस वॉज द न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़, ऑपरेशन सिंदूर, ओके। सो थर्ड न्यूज़ इज ऑपरेशन सिंदूर। ये कब हुआ था, बेसिकली ये हुआ था May 7, 2025। 7 मई को क्या हुआ था कि 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट किया गया था फ्रॉम इंडिया साइड। और ये किसके रिस्पॉन्स में था, आपको पता है पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ठीक है। सो ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड इन रिटेलिएशन फॉर बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन वर मर्डर्ड। तो मतलब टोटल 26 सिटीजन्स की डेथ हुई थी। एक नेपाली सिटीजन थे, मतलब एक नेपाली सिटीजन थे और 25 इंडियन सिटीजन्स थे, ठीक है। उनकी डेथ हुई थी और उनको मतलब दे वर मर्डर्ड ऑन April 22, 2025। सो यू कैन सी द डेट हियर, ठीक है। तो उसके कुछ दिन बाद May 7 को इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन होता है जहाँ पर 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के टारगेट किए जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ओके। एंड अटैक जो था पहलगाम का, वो मतलब क्लेम किया गया था कि वो फ्रॉम द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक ग्रुप है जो कि लिंक है फ्रॉम लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसका एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके थ्रू ये अटैक हुआ था। और कहा जाता है कि मतलब ऐसा माना जाता है, इंडिया एट्रीब्यूट करता है कि वो सपोर्ट पाकिस्तान करता है उसको, लश्कर-ए-तैयबा को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का एक इन्वॉल्वमेंट था, दैट्स वाई दिस अटैक हैपेंड, ओके। सो एंड दिस वाज द रियल ट्रुथ एज फार एज द the news is here, okay. So wing commander Vyomika Singh and colonel Sofia Qureshi, तो विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, तो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिस्री हैं, उनके साथ ये 2 ग्रेट विमेंस, इन्होंने ब्रीफिंग दी थी उस ऑपरेशन की, ठीक है। तो 9 लोकेशन जो टारगेट किए गए थे इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन कौन से थे, ठीक है। एक बहावलपुर में था, हेडक्वार्टर था वो जैश ए मोहम्मद का, उसे टारगेट किया गया था, ठीक है। तो सारे ऐसे टेररिस्ट कैंप्स वगैरह उन्हीं को टारगेट किया गया था, कोई सिटीजन या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया था। एंड इंडिया की साइड से यही कहना है, ठीक है। एंड मुर्द के बेस था लश्कर-ए-तैयबा का, उसे टारगेट किया गया था
था, सियालकोट में ट्रेनिंग होती थी, वहाँ किया गया था। बरनाला, वहाँ पर रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन हब था, तो उसके लिए किया गया था। मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग सेंटर था। मुजफ्फराबाद में एक और कैंप था, ये दोनों अलग अलग कैंप है, ठीक है। लश्कर तैयबा, कोतली में एक मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का सेंटर था वहाँ पर, एंड कोतली में अगैन एक मरकाज़ अब्बास था, एक सेफ हाउस था जैश ए मोहम्मद पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। एंड तेहरा कलान एक सिक्योर लोकेशन थी फॉर वेपन्स एंड आईडी स्टोरेज के लिए था, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को, मतलब इन सारे 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया था फ्रॉम इंडिया साइड इन रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के ये सारे ऑपरेशन थे। 9 जो टारगेटेड कैंप्स थे वो यही थे लोकेशंस, ओके। बिटवीन 7 मई एंड May 10, 2025 बहुत सारे ड्रोन्स जो है ड्रोन इनकर्जन हुए फ्रॉम पाकिस्तान साइड। कहाँ पर हुआ था? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, ओके। एंड देन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो थे, ये डायरेक्टर थे, तो इन्होंने ब्रीफ किया था उन सारे स्ट्राइक्स को, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। May 10 को यूएस जो है वो कहता है कि मैंने मीडिएशन किया और इंडिया पाकिस्तान का लाइक सीज़ फायर करा दिया, एंड दैट वाज अ कंडीशनल सीज़ फायर एंड वाज मीडिएटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ओके। देन की हाई प्रिसीजन वेपन्स जो यूज़ हुए थे बाय इंडिया साइड वो कौन कौन से थे? पहला एक स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल था। क्रूज़ मिसाइल आपको पता है एक बैलिस्टिक होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो ऐसे जाके लाइक एटमॉस्फेयर से बाहर जाके फिर नीचे आती है, लाइक इट लाइक समथिंग पैराबोलिक पाथ लाइक दैट। एंड क्रूज़ होती है आपकी स्ट्रेट जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर स्ट्रेट जाती है, से स्ट्रेट जाती है और जाके टारगेट को हिट कर देती है, ठीक है। तो ये स्कैल्प जो है क्रूज़ मिसाइल थी, उसका यूज़ हुआ था, जिसको हम स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं, और ये यूरोपियन से बेसिकली इनकी मैन्युफैक्चर कंपनी वहाँ से है। रफाल एक लॉन्च प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू इसको ले जाया गया था लॉन्च करने के लिए, एंड ओवर 500 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है, ठीक है। और ये बेसिकली किस लिए है, डिज़ाइन किस लिए किया गया? फॉर डीप स्ट्राइक मिशंस फॉर द ऑब्जेक्ट्स एसेट्स दैट आर स्टेशनरी, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा, जो स्टेशनरी है, बंकर्स वगैरह जो फोर्टिफाइड होते हैं उनके लिए होता है, ये हाई प्रिसीजन में जा करके उनको हिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने जो यूज़ किया था वो था हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, ठीक है। ये फ्रांस से हमने लाइक मैन्युफैक्चर कंट्री हमने वहीं से बाय किया होगा, एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म कौन सा? वही रफाल फाइटर जेट्स, ओके। देन 15 to 70 किलोमीटर्स डिपेंड करता है ये वेरिएंट एंड रिलीज ऑल्टीट्यूड, ठीक है, डिपेंड करता है ये। एंड मीडियम रेंज का टारगेट करता है, ये मीडियम रेंज तक जाता है, एंड ये भी डायनेमिक थ्रेड्स विद हाई प्रिसीजन के साथ अटैक करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मॉडुलर डिज़ाइन आप देख लो, बहुत सारे बॉम्ब्स को ये ले जा सकता है, अप्रॉक्स 125 kg to 1000 kg, ओके। लॉइटरिंग म्यूनिशंस कामिकाजे ड्रोन, सो दिस वाज आल्सो अ ड्रोन, जिसका हम एग्जांपल जैसे नागाज ड्रोन, ये जो है एक ड्रोन है जिसको डेवलप किया सोलार इंडस्ट्रीज़ ने, एंड इसका पर्पज़ है कि प्रिसीजन स्ट्राइक ये भी देता है, लॉइटर करता है, मतलब ये काफ़ी अच्छे से घूम घाम के लाइक अटैक करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इंडिया के DRDO एंड रशिया के इस पर्टिकुलर लाइक जो भी कंपनी है NPO महिनोस्त्रियोनिया, तो इस मतलब इंडिया एंड रशिया यू कैन से। तो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा इज़ इंडियाज़ रिवर, एंड जो हमारा मॉस्को है वो सिटी है किसका सिटी है? मॉस्को रिवर भी है, मॉस्को सिटी भी है, वो है रशिया की। तो इंडिया एंड रशिया दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया है और उसको लॉन्च किया गया था। और देखो इसमें लॉन्च प्लेटफॉर्म कहाँ से लॉन्च किया जाता है? इसको लैंड के थ्रू, सी के थ्रू, एयर के थ्रू, सबमरीन के थ्रू भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। रेंज देख लो आप, रेंज कितना है? 290 किलोमीटर्स है। पर्पस यह होता है कि मिलिट्री एसेट्स को ये हिट करता है विद हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक, और सुपरसोनिक है तो आप समझ सकते हो स्पीड का लाइक 2 to 3 टाइम्स मोर, ठीक है। मैक 2.8 एंड 3.0, मैक जो है यूनिट है जिससे मेजर करते हैं साउंड को, ठीक है, तो उसका 2.8 to 3 यूनिट्स, ओके। S-400 ट्रायम्फ, ये भी एक मतलब ये एक मिसाइल है, ये एयर डिफेंस शील्ड है। मतलब क्या है कि ये ड्रोन्स वगैरह को स्ट्राइक करती है, मतलब वहाँ पर लाइक सपोज दैट स्ट्राइक एनी मिसाइल इज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये जाके ऊपर ही उसको मतलब एंटी डिस्ट्रप्टिव की तरह काम करता है ये, तो ये डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है, ओके। सो या डेवलप बाय रशिया के थ्रू हमने परचेज़ किया था। आपको पता है 2018 में एक डील हुआ था जिसके थ्रू हमने 5 जो है डील वर्थ 35,000 करोड़ की एक मतलब हमारे पास डील हुआ था जिसके थ्रू हमने 5 स्क्वाड्रंस मंगाए थे, किसके? S-400 के, ठीक है। और ये कहते हैं काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड टारगेट ट्रैक एंड डिटेक्ट टारगेट अप टू 600 किलोमीटर। तो उसकी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका रेंज है, ओके। सो दिस इज अ थिंग हियर। और एक चीज़ है सिविल डिफेंस प्रिपेयरनेस मॉक ड्रिल। तो May 7 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 244 डिस्ट्रिक्ट में एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल मतलब उसी तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना ताकि आप अपने सिविलियंस को लाइक समझा सको कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर ड्रिल, ओके। सो दैट्स अ थिंग। पास मिलिट्री ऑपरेशंस जो इंडिया ने किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमारे काफ़ी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल। सो आप देख लो, पहला तो है ऑपरेशन कैक्टस लिली जो हमने 1971 में लॉन्च किया था, और ये एक एयर असॉल्ट था, मतलब इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था। जब हम बांग्लादेश को लाइक आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे तो एक ईस्ट पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश वाला रीजन वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है।
तो हमने ईस्ट पाकिस्तान को लाइक बांग्लादेश हमने सपोर्ट किया था, तो इसकी वजह से आज वो बांग्लादेश है, नहीं तो अभी वो ईस्ट पाकिस्तान होता। ठीक है, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ये यूज़ हुआ था ये पर्टिकुलर, और उसी टाइम में ऑपरेशन ट्राइडेंट भी था 1971 में, नेवल ऑफेंसिव मतलब नेवी के थ्रू पाकिस्तान कराची पोर्ट को हिट किया गया था। ठीक है, एंड देन ऑपरेशन पाइथन भी कराची पोर्ट को फर्दर क्रिपल करने के लिए था। एंड मेघदूत जो है 1984 में हुआ था, एंड ये अप्रैल 13 को लॉन्च हुआ था क्योंकि अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लीडरशिप, ओके, उनके लीडरशिप में। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ था अगेंस्ट कारगिल वाला जो था ना मिशन, उसके थ्रू। एंड सफ़ेद सागर एयरफोर्स का था एयर स्ट्राइक था अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेज एंड ट्रेंड्स इन इंडियन पोजिशन अलॉन्ग द LOC बॉर्डर पे जो था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 में हुआ था, इंडियन स्पेशल फोर्सेज गई थी इन रिटेलिएशन फॉर द उरी अटैक हुआ था उसके थ्रू। ठीक है, ऑपरेशन बंदर हुआ था, CRPF कॉन्वॉय उनको भेजा गया था जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में तब। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। तो इतने सारे हमने मतलब ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। सो और कुछ अदर ऑपरेशंस भी हैं, आप देख सकते हो। संकट मोचन साउथ सूडान के लिए था, इंसानियत आप देख लो बांग्लादेश के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए। ठीक है, मदद केरला के लिए था जब फ्लड आया था वहाँ पर तब। समुद्र सेतु देखो ये कोविड-19 के टाइम पे पैट्रिएशन मिशन था। ठीक है, तो बात करके बाकायदे सो समुद्र सेतु था ये। देवी शक्ति ये तालिबान टेक ओवर जब कर लिया था तो अफगानिस्तान में हमने हेल्प दिया था, तो उस टाइम का है। गंगा देख लो आप, यूक्रेन का है, यूक्रेन के है। ठीक है, स्टूडेंट लाइक आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे स्टूडेंट का इवैक्यूएशन किया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त टर्की एंड सीरिया के बीच में हुआ था क्योंकि अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन चला था वहाँ पे। ओके, इंडिया के कुछ 5 पॉइंट एक्शन प्लान्स हैं इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। कुछ देखो इन्होंने क्या किया, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई इंडिया ने। सबसे पहला उन्होंने किया था सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया मतलब किया था उस टाइम पे इंडिया ने। एंड क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर जो है चेक पोस्ट उसको क्लोज कर दिया गया था। रिवोकेशन ऑफ सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम फॉर पाकिस्तान। तो ये सारी मतलब उनके 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी, ये सब करा था। उसके बाद जो है फिर मिलिट्री स्ट्राइक्स किया था। उसके बाद फिर आते हैं मोदी कह रहे हैं ट्रम्प आते हैं तो वो मीडिएशन करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो है वहाँ पर सीज़ फायर हो जाता है। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का उस टाइम नाम था IBRD, आपको पता है, इंडियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने किया था। उन्होंने क्या बोला था कि ईस्टर्न रिवर जो है जैसे रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों मतलब इंडिया के लिए एलोकेटेड रहेंगी। इंडिया यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है, जितना चाहे वाटर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, और वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चिनाब। इन्हीं में मतलब ज़्यादा सोर्सेज हैं, इन्हीं में ज़्यादा वाटर का कॉम्पोजिशन है। ये रिजर्व की गई थी पाकिस्तान के लिए कि 80% वो यूज़ कर सकते हैं, 20% इंडिया यूज़ कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक, उस टाइम IBRD नाम था, अभी मैंने बोला। ओके, सो इवन ड्यूरिंग वॉर्स द ट्रीटी रिमेन्स ऑपरेटिव। हमेशा इतने सारे वॉर्स हुए आपने देखा है, कभी भी इस ट्रीटी को वायलेट नहीं किया गया था। लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया सस्पेंशन मार्क्स द फर्स्ट एवर सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी सिंस 1960। तो 1960 से पहली बार ये था कि हमने सस्पेंड किया था इस ट्रीटी को। ठीक है, द मूव ड्रॉज अपॉन आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कौन सी है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ओके, लेट्स कवर इट टुगेदर।